नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक पुरी। अक्सर कहा जाता है कि देशों में जब तख्ता पलट होता है या सैन्य तख्ता पलट होता है, उसके पीछे अमेरिका या फिर अमेरिका की CIA का हाथ होता है। लेकिन शायद आज आपका ये भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि इसके पीछे अमेरिका और अमेरिका की CIA नहीं बल्कि चीन काम करता है। जितने भी देशों के आप उदाहरण उठाकर देखेंगे, उसमें आपको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चीन का रूल मिलेगा। और ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कही है लोबसांग संगे ने, जो तिब्बत के 2011 से लेकर 2021 से एक तरीके से कहें प्रधानमंत्री रह चुके हैं। दिल्ली के विश्वविद्यालय से, हार्वर्ड से पढ़ाई की है और भारत के दार्जिलिंग में उनका जन्म हुआ है। पिछले दिनों जिस तरीके की घटनाएं हमारे पड़ोसी देशों में हुई, वो नेपाल में हुई, नेपाल से पहले बांग्लादेश में हुई, बांग्लादेश से पहले श्रीलंका या फिर उससे पहले पाकिस्तान में जिस तरीके से देखने को मिला, या फिर उससे पहले मंगोलिया देख लीजिए, ये सब कहीं ना कहीं चीन के ही एक तरीके से प्रायोजित सैन्य तख्ता पलट थे, जिसके उदाहरण आज आपको मिलेंगे। अभी हाल ही में लोबसांग संगे भारत आए हुए थे और उन्होंने यहाँ चीन की जो नीतियाँ हैं, चीन का जो नैरेटिव है, उस पर एक दृष्टि डलवाने की कोशिश की। जिस तरीके से चीन काम कर रहा है, भारत में भी काम कर रहा है। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था, एक खबर आपको दिखाई थी, किस तरीके से भारत के कुछ पत्रकार चीनी एजेंडे को लगातार पुश करते हैं, चीनी एजेंडे को लगातार प्रभावी बनाने की कोशिश करते हैं और भारत से बेहतर चीन को दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे राजनेता भी ऐसे हैं जो भारत से बेहतर चीन को बताने की कोशिश करते हैं और अपने बयानों में ऐसा जिक्र भी वो अक्सर करते हैं। तो ये चीन कोई नया काम चीन का नहीं है, ये चीन की पुरानी रणनीति है कि किसी तरीके से किसी भी देश में वहाँ का जो पत्रकार वर्ग है, वहाँ का जो व्यवसायी वर्ग है, उसे किस तरीके से लालच दिया जाए, उसे किस तरीके से अपने प्रभाव में लिया जाए और फिर अपने लिए वहाँ नैरेटिव बनाया जाए और वहाँ की जो मौजूदा सरकार होती है उसके खिलाफ किस तरीके से काम करवाया जाए नैरेटिव के तौर पर। चीन किसी भी देश में ना तो गोली चलवाता है, ना बम बरसाता है, ना बरसवाता है, लेकिन वो इस तरीके से काम करता है जिस तरीके से नेपाल में हुआ, जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ। नेपाल में क्या हुआ, जेनजी शब्द वहाँ से निकल कर आया, वहाँ का जेनजी सड़कों पर उतरा, केपी ओली को वहाँ से अपनी सरकार को छोड़कर भागना पड़ा। केपी ओली कौन थे? केपी ओली समर्थक थे चीन के। मालदीव में भी ऐसा हुआ। मालदीव में फिलहाल जो राष्ट्राध्यक्ष वहाँ बैठे हैं मोइजू, वो किसके समर्थक हैं? वो चीन के समर्थक बताए जाते हैं। बांग्लादेश में जो फिलहाल मोहम्मद यूनुस हैं, वो किसके समर्थक हैं? वो भी चीन के समर्थक हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी चीन की ही समर्थक बताई जाती हैं और चीन की ही समर्थक हैं। चीन की जो रणनीति है वो ये है कि वो सबसे पहले किसी भी देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पत्रकार हैं, नेता हैं, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर आज के वक्त में जो हैं, उन्हें खरीद लेता है, उन्हें वो पैसे देता है और तब पैसे देता है जब उसे लगता है कि हाँ वो उसके नैरेटिव को मजबूत कर सकते हैं। ये पहले अपने लिए नैरेटिव बनवाता है, वहाँ की अपने लिए वहाँ उस देश में समर्थन जुटाता है, अपने लिए सहानुभूति इकट्ठा करवाता है और इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है वहाँ की मौजूदा सरकार को, जिसके खिलाफ ये नैरेटिव बनता है। एक सरकार के खिलाफ नैरेटिव बनेगा तभी तो किसी के प्रति सहानुभूति आएगी या कोई विकल्प के तौर पर किसी को देखा जाएगा। यही काम चीन करता है। श्रीलंका का उदाहरण आपको दिया, बांग्लादेश का उदाहरण आपको दिया, और आपको मालदीव्स का भी उदाहरण दिया। भारत में हाल ही में अगर देखें तो भारत में दिल्ली में हाल ही में चीनी नेशनल डे का आयोजन किया गया। इस नेशनल डे में बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग को बुलाया गया, पत्रकारों को बुलाया गया, व्यवसायियों को बुलाया गया और इनके बारे में कहा गया कि इनके ऊपर चीन की नज़र है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये चीन के हाथों बिके हुए हैं, लेकिन चीन की नज़र इनके ऊपर है कि क्या इन लोगों के ऊपर दांव खेला जा सकता है, क्या चीन के उस रेस के घोड़े के तौर पर इन्हें रखा जा सकता है। यूरोप और पश्चिम देशों में भी इसी तरीके से चीन घुसपैठ करता है, अपना एजेंडा, अपना नैरेटिव सेट करवाता है और जिन लोगों के साथ ये अपना नैरेटिव बनाता है, उन लोगों को बाद में ऐसा कहा जाता है कि चीनी कंपनियों में ऊंचे पदों पर बैठा दिया जाता है, लगभग $1 लाख से लेकर $8 लाख तक की सैलरी पर। $1 लाख का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि ट्रंप ने H1B वीज़ा के लिए अब जो फीस बढ़ाकर की है वो $1 लाख कर दिया, मतलब भारतीय रुपए के हिसाब से 88 लाख रुपए आपको अब देने होंगे। और इतने पैसे चीन कम से कम उन लोगों को देता है जिन्हें अपने यहाँ कंपनियों में वो जगह देता है या फिर ऊंचे पदों पर बैठाता है। जब भी भारत के खिलाफ आतंकी हमलों के दोषियों को सज़ा दिलवाने की बात होती है या फिर आतंकी संगठनों को बैन करवाने की मांग होती है,
तो यूएन की बात हो या फिर दुनिया के किसी भी पटल की बात हो, चीन वहां हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता है, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि भारत जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरीके से भारत आगे बढ़ता रहे, क्योंकि इस तरीके से अगर भारत आगे बढ़ता रहा तो एशिया में भारत फिलहाल मौजूदा वक्त में भी वो देश है जो चाइना को काउंटर करता है, और दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत इकलौता वो देश है जो उभर रहा है और आने वाले वक्त में जो दुनिया में चीन को टक्कर दे सकता है। एससीओ में भी जब मुलाकात हुई राष्ट्रपति पुतिन की, राष्ट्रपति जिनपिंग की, प्रधानमंत्री मोदी की, तब पश्चिम ने ये लिखा था अपने मीडिया में, पश्चिम के में ये खबर चली थी कि दुनिया में जो 4 बड़ी आर्थिक महाशक्तियां हैं उनमें से 3 महाशक्तियां फिलहाल मुलाकात कर रही हैं। तो इस बात से आप समझ सकते हैं चीन कितना हावी हमारे देश के ऊपर है, उस बात का अंदाजा लगाइए कि लोब्सांग सगे ने कहा कि चीन भारत को $113 बिलियन का सामान बेचता है, जबकि भारत से सिर्फ 14 बिलियन का सामान खरीदता है, और ये डंप करता है अपना सस्ता सामान। दिवाली पर भी अगर आप देखेंगे तो एक वक्त ऐसा था कि चीनी लड़ियों की भारत के बाजार में भरमार थी, जबकि ये कहा जाता है कि चीन का सामान चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक ना चले। चीन का सामान सस्ता होता है, इसलिए भारत के बाजार में वो डंप किया जाता है और भारत के लोग इसे यहाँ खरीदते हैं। इसलिए एक चीन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्न भारत के लोगों के दिमाग में बनता है, सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है कि चीन हमारे लिए सस्ते सामान का उत्पादन करता है और हमें सस्ता सामान बेचता है। यहाँ तक कि भारत खिलौने तक बनाने में सक्षम नहीं था। दिवाली की बात करें तो भगवान गणेश की, माँ लक्ष्मी की जो मूर्तियाँ आती थी वो भी कहीं ना कहीं चीन से बनी हुई भारत में आती थी, और प्रभावी तौर पर चीन पूरी तरीके से भारत के बाजार में घुसपैठ कर चुका था। और आज भी ये कहना गलत नहीं होगा कि आज भी भारत के बाजार में चीन की घुसपैठ है, क्योंकि $113 बिलियन का सामान कोई बहुत छोटी रकम नहीं होती है। यहाँ ये भी जान लेना ज़रूरी है कि चीन आज इतना ऊपर कैसे पहुँच गया। भारत और चीन एक साथ आज़ाद हुए थे। भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और चीन लगभग 18.5-19 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। तो इसमें नाम आता है अमेरिकी हेनरी किसिंजर का और निक्सन कॉल का, जिन्होंने पश्चिमी देशों से कहा कि आप चीन में जाकर निवेश करिए, चीन में जाकर आप निवेश करेंगे तो वहाँ लोकतंत्र की स्थापना होगी। लेकिन उन्होंने लोगों ने निवेश तो किया, चीन की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया ज़रूर है, लेकिन चीन लोकतांत्रिक देश नहीं बन पाया। चीन कम्युनिस्ट था, आज भी कम्युनिस्ट ही है। इसी तरीके से ये निवेश 30 साल तक हुआ। किसके कहने पर? हेनरी किसिंजर के कहने पर लगातार ये निवेश होता रहा। लेकिन चीन की जो असली प्राथमिकता है वो चीन का अपना हित है। वो कभी भी किसी दूसरे देश के हित के बारे में ना तो सोच सकता है और ना ही वो इस तरीके का सोच उत्पन्न अपने दिमाग में कर सकता है कि किसी दूसरे देश को आगे बढ़ने दिया जाए। यही काम किया है भारत के पक्ष में भी। अगर 1950 से 1962 तक देखें तो चीन ने खूब नैरेटिव चलाया था हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन 62 में क्या हुआ? 62 में भारत के ऊपर चीन ने एक युद्ध थोप दिया। उसके बाद 2017 में डोकलाम ले लीजिए, और उसके बाद आप आइए 2020 में गलवान ले लीजिए, और उसके बाद मौजूदा वक्त में आज गलवैयाँ करने के लिए भारत से तैयार है चीन, क्योंकि अमेरिका लगातार चीन को फटकार रहा है। तो चीन भारत का पार्टनर हो सकता है, व्यापारिक पार्टनर हो सकता है, लेकिन दोस्त कभी नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक अस्थायी व्यापारिक साझेदार के तौर पर काम कर सकता है। चीन की कमजोरियां और चालबाजियां जो हैं वो आपने गलवान में और डोकलाम में आपको बताया किस तरीके से हैं। अब वो भारत को टेक्नोलॉजी और आर्थिक निर्भरता के जरिए कमजोर करना चाहता है। जिस तरीके से ट्रंप ने H1B वीज़ा पर रोक लगाए तो तुरंत चीन की तरफ से के वीज़ा का ऐलान कर दिया गया। ये के वीज़ा वही फैसिलिटी देगा भारतीयों को जो फैसिलिटी अमेरिका का H1B वीज़ा दे रहा था, बल्कि उससे ज़्यादा सैलरी देगा, उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने की बात कर रहा है। तो अब तक जो टैलेंट अमेरिका जाता था, यूरोप के देशों में भारत का जाता था, अब चीन चाहता है कि वो टैलेंट, भारत का टैलेंट अमेरिका के लिए नहीं बल्कि चीन के लिए काम करे। ये भी एक तरीके से टेक्नोलॉजिकली भारत को तोड़ने का काम है, आर्थिक तौर पर भारत को तोड़ने का काम है। एक और बात समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का जो हार्डवेयर था, आप माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान का जो हार्डवेयर था जो उसने चीन से खरीदा था, मिसाइलें थी, ड्रोन्स थे, ये जो भी कुछ था वो पूरी तरीके से फेल हुआ। अब जब वो फेल हुआ तो दुनिया में नैरेटिव बना, चीनी जो कंपनियां हैं हथियार बनाने वाली, उनके शेयर गिरे। लेकिन चीन का एजेंडा कितना प्रभावी तौर पर काम करता है, चीन ने किस तरीके से दुनिया की मीडिया पर अपना प्रभाव स्थापित किया हुआ है। चीन ने काउंटर नैरेटिव चलाया और ऐसा नैरेटिव चलाया कि भारत का रफेल गिरा है, जिससे कि एक बार फिर से चीन के हथियारों के पक्ष में ये मुद्दा बना और वो कहीं ना कहीं जो उसने नुकसान पाया था उसे वो कवर करने में पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन कामयाब रहा। शेयर बाजार जो उसकी हथियारों की कंपनी का गिर रहा था वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से चढ़ता हुआ दिखाई दिया और चीन ने
वो भारत के खिलाफ ही काम किया, क्योंकि रियल टाइम इंटेलिजेंस चीन ने प्रोवाइड करवाई थी पाकिस्तान को, जो भारत के लिए कहीं ना कहीं खतरा था। भारत की सेना की तरफ से भी कहा गया कि हम 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे थे, एक पाकिस्तान से लड़ रहे थे, दूसरा चीन से लड़ रहे थे, और तीसरा फेक न्यूज़ से लड़ रहे थे। फेक जो प्रोपेगेंडा भारत और भारतीय आर्मी के खिलाफ फैलाया जा रहा था, जो नैरेटिव चलाया जा रहा था, उससे भी हम लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से आपने देखा, हमने 17 पत्रकारों की एक लिस्ट भी आपके साथ साझा की थी, जिनके ऊपर ऐसा शक है कि ये चीन नैरेटिव बिल्डअप कर रहे थे। 2022 में भी कुछ ऐसी मीडिया आउटलेट्स और पत्रकार सामने आए थे जो चीनी एजेंडा को मजबूत करने का काम कर रहे थे। कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना में भी कुछ पत्रकार इस तरीके के काम कर रहे थे। और ये जो चीन का तरीका है काम करने का, इसमें सिर्फ पत्रकार नहीं है, सरकार के लोग भी होते हैं, भारत के लोग भी होते हैं, बुद्धिजीवी भी होते हैं, और कुछ व्यवसायी भी होते हैं, क्योंकि पैसे की भी जरूरत पड़ती है। तो जिस तरीके से नेपाल में आप ले लीजिए, केपी ओली चीन के समर्थक थे, बांग्लादेश में ले लीजिए फिलहाल समर्थन किसका चल रहा है, पाकिस्तान में ले लीजिए, श्रीलंका की अगर बात करें तो भारी भरकम लोन श्रीलंका को दिया गया था, उसके बाद हबन टोटा का जो पोर्ट था वो लिया गया। जब वो लिया गया, चीन का कर्ज बढ़ा तो उस देश में तनाव पैदा हुआ और वहाँ की सरकार को भागना पड़ा। तो अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए चीन किसी भी देश की सत्ता को पलटने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करता। मालदीव है, सिंजियांग है, आपका मंगोलिया है, नेपाल है, भारत में भी कोशिश लगातार की जा रही, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, तो बहुत सारे देशों का उदाहरण है। और अभी लेह लद्दाख में जिस तरीके से भारत का जेनजी खड़ा हुआ, 5-7 हज़ार की भीड़ आई, बीजेपी के कार्यालय को आग लगा दी, सीआरपीएफ के कार्यालय को आग लगा दी, और एक कोशिश की गई देश में भड़काने के लिए। राहुल गांधी अपने ट्वीट में कहते हैं, जेनजी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और वो कहते हैं कि कहीं भारत में इस तरीके का ना हो जाए। बहुत सारे नेता भी तख्ता पलट की बात करते हैं। तो मोदी को वैसे तो हटाया नहीं जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ चीन का जो प्रोपेगेंडा है उसे बिल्डअप करके भारत में तख्ता पलट की कोशिश की जा रही है। तिब्बत के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं लोब्सांग संगे, उन्होंने बहुत ही सटीक शब्दों में अपनी बातों का जिक्र किया है और बताया किस तरीके से ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये उन्होंने ही बताई हैं, उन्होंने ही इन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है कि किस किस तरीके से चीन काम करता है।